नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 1 की, आपके लिए साइकोलॉजी का पेपर नंबर 81वां पेपर लेकर आया हूं। देखिएगा, बहुत ही शानदार 30 प्रश्न हैं साइकोलॉजी के और हम टोटल 100 टेस्टों की यहाँ पर जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज आपके पेपर नंबर 81 है। अब देखिए, इसके बाद 19 पेपर और आपके बचेंगे। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले आपके संपूर्ण 100 टेस्टों को मैं पूरा करवा दूंगा साथियों, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, राजेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है पर अनेक बार असफल होने पर वह सपने में अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है। उक्त उदाहरण में राजेश ने अपने तनाव को दूर करने के लिए किस रक्षा तंत्र को अपनाया है? तो प्रत्यावर्तन को अपनाया है, शोधन को अपनाया है, दमन को अपनाया है या मन तरंग को अपनाया है। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो राइट आंसर देख लेते हैं। आपके पहले प्रश्न में राइट आंसर रहेगा साथियों मन तरंग। विकल्प नंबर 4 आपका सही है। मन तरंग को आप दिवा स्वप्न भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग या फैंटेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें कोरी कल्पना करके हम अपनी जो भावनाएं होती है, अपनी जो इच्छाएं होती है, उनकी कोरी कल्पना में पूर्ति कर लेते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं समझा, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने वापस वो अवधारणा समझाई तो वो तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है? तो अभ्यास के कारण ऐसा हुआ है, संयोग के कारण ऐसा हुआ है, अधिक प्रयास के कारण ऐसा हुआ है या परिपक्वता के कारण ऐसा हुआ है? तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है उसका चुनाव करना है साथियों। तो कौन से विकल्प पर जाओगे प्रश्न नंबर 2 में? तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? यहाँ पर देखिएगा, परिपक्वता वाला जो चौथा विकल्प है यही आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। कैसे है? क्योंकि पहले आपने उस बच्चे को कोई अवधारणा समझा रहे थे, कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वो उस चीज़ को समझा नहीं, मतलब वो मैच्योर नहीं था उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन कुछ साल बाद जब वो मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो उस अवधारणा को वो तुरंत समझ गया। तो इस प्रकार आपके चौथा ही विकल्प प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में? तो साथियों, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होती है, जिसको चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो साथियों, यथार्थवादी चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक आपके अभिसारी चिंतन होता है और एक आपके अपसारी चिंतन होता है, एक आपके आलोचनात्मक चिंतन होता है और साथियों यहाँ पर ये जो स्वली चिंतन बता रखा है, देखो अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है अपने को। यहाँ पर जो स्वली चिंतन है ये यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है साथियों, क्योंकि स्वली चिंतन में कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है, अतः यह चिंतन काल्पनिक चिंतन है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या है, इनमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों, इसको भी मैंने आपको पहले करा रखा है। देखिए, जो विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, परिपक्वता
क्या अभ्यास पर निर्भर करेगी, प्रेरकों पर निर्भर करेगी या जीवन पर्यंत? तो परिपक्वता निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रेरकों या अभ्यास पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न है, स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है, यह कथन किसका है? तो रोज का है, रक्स का है, वैलेंटाइन का है या नन का है? तो साथियों, स्थायी भाव से संबंधित ये जो कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है कि स्थायी भाव क्या है? मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन। तो ये कथन रोज के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है साथियों? रोज के द्वारा। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, संवेग कौन सी अवस्था कहलाती है? सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या और इनमें से सभी। तो साथियों, इनमें से कौन सी स्थिति को आप संवेग के अंतर्गत सम्मिलित करोगे? प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो, सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या सभी चीजें संवेगों से संबंधित है। अतः यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है साथियों, इनमें से सभी वाला। नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देख लेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 8 है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है? तो संचेतना या चेतना, अर्ध संचेतना या अर्ध चेतना, अचेतन और बहुचेतन। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद नाम अच्छी तरह से सुन रखा होगा इसको अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो। मनोविश्लेषणवाद के जनक है फ्रायड, और फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। बहुचेतन तो नहीं बताया है, तो यह आप यहाँ से हटा सकते हो। अब इन्होंने जो बल दिया है, इन तीनों में से जिस पर सर्वाधिक बल दिया है साथियों वो है अचेतन। किस पर बल दिया है? अचेतन। क्योंकि सिगमंड फ्रायड का मानना था कि मानव का जो मन है इसका 9/10 भाग साथियों किस रूप में होता है? अचेतन रूप में होता है। और व्यक्ति अचेतन रूप में रहना ही पसंद करता है, क्योंकि ये क्या है? सुखदायी है, व्यक्ति को सुख देने वाला है अचेतन मन। इसलिए इसने इसके अध्ययन पर बल दिया है कि यदि आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व की वास्तविकता जाननी है तो उसके चेतन नहीं अचेतन मन को जानने का प्रयास करो, तभी आपको उसका व्यक्तित्व अच्छे से पता चल पाएगा। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, हमारे उत्तेजित दशा का नाम क्या है? भय है, संवेग है, इमोशन है या इमोहेयर है? तो साथियों, यहाँ पर हमारी जो उत्तेजित दशा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो भय तो एक संवेग का प्रकार है साथियों। यहाँ पर संवेग और इमोशन तो दोनों ही एक जैसे शब्द है, क्योंकि इमोशन शब्द का अर्थ भी क्या होता है? संवेग ही होता है साथियों। तो यहाँ पर बिल्कुल दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन हमें संवेग को यहाँ पर सही करना है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है और पाठ्य पुस्तक है। तो इनमें से जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। मतलब बालक को यहाँ पर सबसे मुख्य स्थान दिया गया है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। अतः वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? शिक्षार्थी या छात्र को माना जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा आपके प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है, क्रो एंड क्रो की है, जेम्स ड्रेवर की है या यंग की है? तो संवेग से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है साथियों? 11वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। देखिए, संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा, कि व्यक्ति जब उत्तेजित हो जाता है तो उत्तेजित किसी भी प्रकार से हो सकता है साथियों, उस दशा को ही संवेग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया तो वो भी एक तरह से उत्तेजित दशा है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगा
तो वो भी एक उत्तेजित दशा है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो वो भी एक उत्तेजित दशा है। तो इस प्रकार उत्तेजित दशा के अनुरूप अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन संवेग क्या होते हैं? व्यक्ति की उत्तेजित दशा। और साथियों ये परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के द्वारा। विकल्प एक आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है, किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है या उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो इनमें से छद्म परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है साथियों? 12वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए आपके प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है छद्म परिपक्वता काल, तो इनमें से किसको कहेंगे? प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया गया है इस प्रश्न को भी। तो देखिएगा छद्म परिपक्वता का काल किशोरावस्था, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं, बल्कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, मतलब बाल्यावस्था का अंतिम समय, जैसे 10 से 12 साल के आसपास आप इसको मान सकते हो, इस अवस्था को ही छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? छद्म मतलब होता है झूठी परिपक्वता का काल, कि बालक समझता है कि वो बड़ा हो चुका है, वो परिपक्व हो चुका है, जबकि बड़े समझते हैं कि अभी भी बच्चा है। तो साथियों ये है आपके छद्म परिपक्वता का काल। विकल्प 4 ही 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न है, संवेग की विशेषताएं हैं तीव्रता, व्यापकता, विचार शक्ति का लोप और इनमें से सभी। तो जो संवेग की विशेषताएं हैं उसका चयन प्रश्न नंबर 13 में करिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है? देखिए जब हमारे अंदर संवेग जन्म लेते हैं तो तीव्रता भी उनमें पाई जाती है, व्यापकता पाई जाती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और विचार शक्ति का लोप भी यह इसमें हो जाता है साथियों। जब हमारे अंदर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संवेग जन्म लिया, जैसे क्रोध नामक संवेग ने जन्म लिया, तो हम क्रोध में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है, क्योंकि इसमें विचार शक्ति का लोप हो जाता है, अभाव हो जाता है, हम उसके परिणाम पर विचार नहीं कर पाते हैं संवेगों के उत्पन्न होने पर। तो इनमें से सभी साथियों संवेगों की विशेषताओं में सम्मिलित है। 4th विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेंगे। तो 14वां प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित है, इच्छाओं की जननी अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह चेतन मन, समाजमिति विधि जैकब-एल मोरेनो, प्रश्नावली विधि के प्रकार 4। तो बताइए इनमें से सही सुमेलित जो नहीं है, मतलब गलत को देखना है साथियों, तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत आपको लग रहा है? देखिए अगर हम बात करें तो समाजमिति विधि का निर्माण जैकब-एल मोरेनो के द्वारा किया गया था। प्रश्नावली विधि के प्रकार कुल कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जैसे खुली प्रश्नावली है, आपके पहले प्रकार खुली प्रश्नावली है, बंद प्रश्नावली है, चित्रित प्रश्नावली है और मिश्रित प्रश्नावली है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह चेतन मन नहीं होता है, बल्कि दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है साथियों अचेतन मन। क्या होता है? अचेतन मन होता है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है, क्योंकि ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बाकी इच्छाओं की जननी अचेतन मन को ही कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। उलझन की अवस्था है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो इसमें से कौन सी अवस्था को उलझन की अवस्था कहा जाता है? स्टार कर लीजिए साथियों क्वेश्चन को। कौन सा विकल्प सही है? देखो शेष अवस्था को तो उलझन की अवस्था नहीं कहेंगे, ये तो क्लियर है। तो 15वें प्रश्न में आप पहला विकल्प तो हटा सकते हो। अब आपके सामने 3 ही विकल्प बच रहे हैं, तो किसको कहा जाता है उलझन की अवस्था? साथियों 15वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, जो पूर्व किशोर अवस्था का समय होता है, इसमें सर्वाधिक उलझनें हमारे सामने आती है, अतः पूर्व किशोर अवस्था को ही उलझन की अवस्था कहते हैं। थर्ड विकल्प 15वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो 16वां प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो कि एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित है कि पहचान बनाम पहचान भ्रांति की आयु है 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 20 से 30 वर्ष। तो देखो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था।
और एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था साथियों, जिसमें एक अवस्था बताई थी इन्होंने पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो इसकी जो अवधि पूछी गई है वो है 12 से 18 वर्ष, मतलब किशोर अवस्था का ये समय है। एक किशोर सोचता है कि भाई मेरी समाज में क्या पहचान है, मतलब अगर पहचान सही तरीके से उसके सामने नहीं आई है तो वो एक तरह से उलझ जाता है उन चीज़ों में साथियों। विकल्प आपके 3 सही है 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, अन्य व्यक्तियों में रुचि रखते हैं, स्वयं अपने में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और शारीरिक कार्यों में रुचि रखते हैं। तो जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी प्रकार का होता है साथियों, वो किस में रुचि रखते हैं? प्रश्न नंबर 17 में देखो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी कार्ल युंग का वर्गीकरण है और इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं वो स्वयं अपने में ही रुचि रखते हैं, उनको दूसरों से कुछ मतलब नहीं होता है, उनके हिसाब से उनका जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों से बोलना चालना पसंद नहीं करते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, अन्य व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो अन्य कोई भी विशेषता अंतर्मुखी की नहीं है, स्वयं अपने में जो दूसरा विकल्प है यही अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है साथियों। विकल्प 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, बाधा का निवारण और निर्णय करना। देखिए अप्रत्यक्ष विधि का उपाय यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि का उपाय पूछा गया है। तो निर्णय करना प्रत्यक्ष विधि है, बाधा का निवारण करना प्रत्यक्ष विधि है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना प्रत्यक्ष विधि है। मतलब जो आत्मीकरण है यह साथियों तनाव को कम करने की कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी है? अप्रत्यक्ष विधि। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 2 सही है, आत्मीकरण वाला, ये तनाव को दूर करने की अप्रत्यक्ष विधियों में सम्मिलित होगी साथियों। सेकंड विकल्प 18वें में सही है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 19, समायोजन का लक्षण है संतुलन करना ही समायोजन है, सुख व संतुष्टि ही समायोजन है, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण, अनुकूल आचरण और इनमें से सभी। तो साथियों 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, समायोजन का लक्षण इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो साथियों 19वें प्रश्न में देखो, हम समायोजन के अंतर्गत संतुलन भी करते हैं, सुख व संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं समायोजन करके, और परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण के अनुकूल हम आचरण करते हैं। तो इनमें से सभी क्या है साथियों? समायोजन के लक्षण है। अतः उपरोक्त सभी वाला चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 20 है, जो मन में आए वह सब करो यह कौन कहता है? इदम कहता है, अहम कहता है, परम अहम कहता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो मन में आए वह सब करो, मतलब अच्छे गलत की कोई बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पर कि अच्छा भी करो बुरा भी करो, जो भी मन को अच्छा लगे वो सब चीज़ करो। तो साथियों जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अपने अनुसार ही होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें कई बार अच्छी लगती है दूसरों को सही नहीं लगती है। तो जो मन में आए वह सब करो, यह जो संकेत देता है वो हमारा इड प्रकार का व्यक्तित्व या इदम प्रकार का व्यक्तित्व देता है। विकल्प 1 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 पे हम आते हैं। आपके 21वां प्रश्न है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक है नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई और इनमें से सभी। साथियों 21वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही रहेगा? तो देखिएगा यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है इसको दूषित कौन कौन से कारक कर सकते हैं वो आपको 21वें प्रश्न में बताना है। तो देखिएगा नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन यदि है, नौकरी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, वेतन सही से नहीं दिया जा रहा है, पारिवारिक रूप से कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ रहा है, तो ये सभी चीज़ें साथियों एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित कर सकती है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 21 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती है, तो उसके बाद में कौन सी स्थिति जन्म लेगी? भग्नाशा की, तनाव की,
दबाव की और इनमें से सभी। तो साथियों 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा। देखिए इनमें से सभी तो नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें तो अलग अलग होती है। देखिए दबाव किसी के अंडर में हम रहकर काम करते हैं तब दबाव महसूस होता है काम ना होने पर साथियों। अब यहाँ पर स्टेशन पहुँचे, भीड़ के कारण टिकट नहीं मिली तो हमारे अंदर भगनाशा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? भगनाशा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, थर्स्टन ने किया, स्पीयरमैन ने किया और अल्फ्रेड बिने ने किया। तो साथियों यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड बिने ने तो एक तत्व का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने द्वितत्व एवं त्रितत्व का सिद्धांत दिया था और बहुखंड का या बहुकारक सिद्धांत साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जबकि एक सिद्धांत आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। किस नाम से आता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था और बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर एग्जाम में ये चीज़ें आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि बहुखंड में भी गार्डनर कर देते हैं। यहाँ तो गार्डनर विकल्प में नहीं है लेकिन एग्जाम में 100% होगा साथियों। तो बहुखंड और बहुकारक, बहुखंड और बहुकारक आपका आंसर रहेगा थॉर्नडाइक और जैसे ही बहुबुद्धि आया आपका आंसर रहेगा गार्डनर। क्लियर है सभी के ये चीज़ें? तो चलिए नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ आपके प्रथम विकल्प सही है 23 में। आपके प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और सभी में। तो 24 का राइट आंसर बताइए भाई कौन सा विकल्प आपके 24 में सही रहेगा। देखिए संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करेगा संवेगात्मक जो समायोजन है वो, कक्षा शिक्षण को, अनुशासन को, सारी चीज़ों को ये प्रभावित करता है संवेगात्मक समायोजन। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 24 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो 25वां प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार का टपकाना कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है, प्राथमिक व्यवहार है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है और इनमें से सभी। तो देखो व्यवहार के दो प्रकार होते हैं, एक तो क्रिया प्रसूत व्यवहार और एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार में प्राणी अपनी खुद की इच्छा से व्यवहार करता है जबकि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में किसी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दी जाती है साथियों, वो देना ही पड़ता है। जैसे आँखों पर रोशनी पड़ने पर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। पैर के नीचे कांटा आ जाने पर हम तुरंत उस स्थान से पैर हटा लेते हैं तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। क्रिया प्रसूत व्यवहार वह व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करे। जैसे यहाँ पर आप मोबाइल में साथियों जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो आपकी इच्छा है देखे या नहीं देखे। अगर आप वीडियो देखते हो और आपको अच्छा लगा तो आप दोबारा जरूर देखोगे, ये बात अलग है, लेकिन आपकी इच्छा होती है तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार है। तो देखिएगा यहाँ पर पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर, भोजन को देखकर उसके मुंह में लार का आना एक स्वाभाविक सी चीज़ है। वो खुद लार को नहीं आना रहा है, उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है काम। जहाँ खुद की मर्जी से नहीं होता है उसको प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। अतः तीसरा विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न, समायोजन की प्रक्षेपी विधि किस विकल्प में है? राधा मंच पर नृत्य करती है, मोहन सोहन को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, राम रीट के पेपर में फेल हो जाता है और सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था। तो साथियों समायोजन की जो प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी जिसको अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, इसको आप प्रक्षेपी विधि भी कह सकते हो, कौन से विकल्प में दे रखी है? 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए प्रेरित करना, पेपर में फेल होना और नृत्य करना ये कोई प्रक्षेपी विधि नहीं। प्रक्षेपी विधि का मतलब होता है दूसरों पर आरोप लगाने वाली विधि। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपी क्या सॉरी प्रक्षेपण वाली विधि है, प्रक्षेपण वाली। तो सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था, मतलब सोहन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं फेल नहीं होता अगर अध्यापक हमें पढ़ा देते। मतलब वो अपनी कमी को किसके ऊपर ढोल रहा है? अध्यापकों के ऊपर, मतलब दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जाता है प्रक्षेपी विधियों में। प्रक्षेपण वाली जो विधि होती है वो। विकल्प 4 आपके 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27, आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं?
20%, 25%, 30% और 40%। तो साथियों RT 2009 संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और RT 2009 में कुल प्राथमिक स्तर पर साथियों 1 से 5वीं तक का जो विद्यालय है, 1 से 5वीं तक, इसमें 200 घंटे शिक्षण न्यूनतम शिक्षण दिवस और 800 घंटे न्यूनतम शिक्षण कार्य घंटे होते हैं। जबकि 6 से 8 में क्या होता है, 220 न्यूनतम कार्य दिवस, 220 है ना, और 1000 न्यूनतम शिक्षण कार्य घंटे होते हैं। यहाँ पर RT 2009 के तहत ही जो 25% जो बच्चे होते हैं साथियों, ये निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे उस स्कूल की फीस कितनी भी हो, क्योंकि उसकी फीस कौन चुकाता है, जो गवर्नमेंट है संबंधित राज्य की, वो चुकाती है RT 2009 के अंतर्गत। अब देखिएगा यहाँ पर 25% वाला जो दूसरा विकल्प है 27 में आपके सही आंसर है। जो जो मतलब सरकार द्वारा जो निर्धारित है न्यूनतम जीवन यापन के लिए, जो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, उन बच्चों को इस पर प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए 28 पे आएंगे आपके 28वां प्रश्न। अधिगम हेतु प्रभावी उद्दीपक का होना आवश्यक है, यह कथन किस सिद्धांत को प्रेरित करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 28 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 28 में सही रहेगा? देखिए यहाँ पर प्रभावी उद्दीपक का होना आवश्यक है अधिगम के लिए, तो क्रिया प्रसूत में तो बाद में पुनर्बलन दिया जाता है, पहले कोई उद्दीपक होता ही नहीं, आपका आंसर नहीं है। प्राचीन अनुबंधन, ठोस अधिगम या पुनर्बलन, तो 28 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, ठोस अधिगम का सिद्धांत, जिसको अधिगम का प्रयास व त्रुटि या फिर इसका बंधवाद, संयोजनवाद, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। SR थ्योरी जो है साथियों, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और अपने सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताया था कि अधिगम के लिए उद्दीपक का प्रभावी होना अति आवश्यक है साथियों। ठीक है, जैसे वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसमें बिल्ली का आगे इन्होंने क्या किया था साथियों, मांस का टुकड़ा रखा था। अब बिल्ली भूखी थी, पिंजरे में बंद थी, तो साथियों पिंजरा उसने खोलना सीख लिया था, लेकिन अगर मांस के टुकड़े की जगह आप मोबाइल वगैरह या कोई पत्थर वगैरह रख देते तो उतनी उत्तेजित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है, जी तत्व की बात की जा रही है, जन्मजात होता है, अर्जित होता है, जन्मजात व अर्जित होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो 29 में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 29 में सही रहेगा? साथियों स्पीयरमैन का मानना था कि जो जी तत्व होता है वो कैसा होता है, जन्मजात होता है, अर्जित नहीं होता है साथियों। वो विकल्प नंबर 1 आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और साथियों किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिने ने, केटेल ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। तो इनमें से किसके द्वारा मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया गया था? प्रश्न नंबर 30 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है? साथियों यहाँ पर मानसिक आयु की अवधारणा को जिसके द्वारा विकसित किया गया था वो थे अल्फ्रेड बिने। कौन थे साथियों? अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने ही मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। तो अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। कंप्लीट हुआ ये पेपर नंबर 81। अब आपके 19 टेस्ट आना और बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।